गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। इससे जो पिछली वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको सारी स्टोरी लाइन जो थी वो मैंने करवा दी थी। अब से जो हमारी मेन क्लासेस जो है वो स्टार्ट होंगी। इसमें पूरे जो फैक्ट्स जो हैं जो आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपके फैक्ट्स जो हैं जो इम्पोर्टेंट बनते हैं वो आपको अब ये आगे जो आने वाली क्लासेस जो है उनमें करवाया जाएगा। पिछली जो क्लासेस थी उसमें हमने देखा एक स्टोरी मैंने आपको बनवाई थी, ठीक है। मैंने आपको बताया था पोर्चुगीज पहले आए देन कौन आए। इन क्लासेस जो होंगी इनमें हम ये देखेंगे कि उनके कौन कौन से जो जनरल्स जो थे या उनके कौन कौन से ऑफिसर्स जो थे वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम जो है वो किए थे जिस वजह से या तो वो पॉपुलर हो गए या अनपॉपुलर हो गए, ठीक है। तो वो सारा जो है वो हम इस क्लास में कवर करेंगे। जो यूपीएससी और जो ग्रेड बी वाली क्लासेस जो है वो एक साथ चलेंगी। जो जितना पार्ट सिर्फ ग्रेड बी के लिए इंपॉर्टेंट होएगा उतना पार्ट काट के इसी क्लास में से उतना पार्ट काट के आपको जो है ग्रेड बी वाले बच्चों की क्लास जो है वो बना दी जाएगी और बाकी क्लास जो होगी सारी वो यूपीएससी और पीपीएससी वाले बच्चे जो है जो सिविल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो क्लास जो होगी वो उनके लिए होगी। उसके अलावा इस क्लास में आपसे कुछ नोट्स जो है वो बनवाए जाएंगे, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ जो यूपीएससी और पीपीएससी वाले बच्चे हैं उन्हीं के लिए होंगे, ठीक है। और जो आपके ये जो है ग्रेड बी वाले बच्चे जो है उनको सिर्फ एक नॉर्मल स्टोरी जो है वो बताई जाएगी और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो बताए जाएंगे जो उनके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और उनको जो नोट्स सेंड किए गए हैं ग्रेड बी वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, जो नोट्स आपको सेंड किए गए हैं आपको वही पढ़ना है, कोई एक्स्ट्रा से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा जो नाम जो है जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अगर वो नाम आपके नोट्स में इंक्लूडेड नहीं है देन उसके आपको अलग से नोट्स जो है वो बना लेने हैं, ठीक है। तो क्लास हमारी स्टार्ट करते हैं। कमिंग ऑफ यूरोपियंस, मैंने आपको रीजन बता दिया था कि यूरोपियंस जो है वो किस वजह से इंडिया आए थे, ठीक है। क्योंकि वो जो दो रूट्स जो थे वो दोनों अनसेफ हो गए थे। एक क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो आपका उनके अरब जो है उनके पास चला गया था। कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो आपका पड़ता है टर्की में, ठीक है। और उसके अलावा क्या कहते हैं जो आपके ये है जो आप लैंड रूट जो था वो तो आपको कॉन्स्टेंटिनोपल की वजह से जो है वो उसमें आ गया था। और सी रूट जो था वो जो आपका रेड सी के थ्रू आप इजिप्ट जो है वहां पे सामान पहुंचा देते थे। देन उसके बाद मेडिटेरेनियन सी के थ्रू इटली सामान पहुंच जाता था। इटली जो थी वहां पे उसकी मोनोपोली जो थी वो हो चुकी थी। अब इटली अपने मर्जी से जो है चीजों के दाम जो है वो तय करता था। अब उस वजह से एक अलग रास्ता जो था वो ढूंढना था, ठीक है। अब ये अलग रास्ता जो ढूंढना था इसके लिए इंस्पायर किसके द्वारा किया गया? प्रिंस हेनरी के द्वारा, ठीक है। प्रिंस हेनरी, ये आपसे प्री में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि जब दोनों ट्रेड रूट्स जो थे वो अनसेफ हो गए देन पोर्चुगीज का कौन सा प्रिंस जो था जिसने ये जो है आइडिया दिया था कि ऑल्टरनेट रूट जो है वो ढूंढना चाहिए, तो दैट वाज योर प्रिंस हेनरी, ठीक है। इसको द नेविगेटर भी कहा जाता है, नेविगेटर। कई बार आपसे गेटर GATOR, कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि द नेविगेटर किसको कहा जाता है, ठीक है। तो वो प्रिंस हेनरी को कहा जाता है। अब ये जो था इसने जो था पोर्चुगीज जो थे उनको इनकरेज किया कि आपको जो है एक्सप्लोरेशन जो है वो करनी चाहिए। और उस वजह से क्या हुआ, सबसे पहले कोलंबस जो है वो भारत की खोज करने के लिए निकला, ठीक है। लेकिन वो अपना रास्ता भटक गया और उसने क्या कर दिया, अमेरिका की खोज कर दी। देन कोलंबस के बाद जो है आपका वास्को डी गामा जो होता है, वास्को ड गामा, ठीक है। ये जो है ये भारत की खोज करने के लिए GAMA, वास्को ड गामा GAMA, वास्को डी गामा जो होता है ये भारत की खोज करने के लिए निकलता है और ये 1498 में भारत की खोज जो है ये कर देता है। फिर जब स्टोरी चली थी मैंने आपको ये भी बताया था कि वास्को डी गामा जो है वो 2 बार भारत में आता है और इसके ऊपर भी सवाल जो है वो आपसे पूछा जा चुका है कि वास्को डी गामा भारत में कितनी बार आया था, ठीक है। तो वास्को डी गामा जो था वो भारत में 2 बार जो है वो आया था। एक वो आया था 1948 में और दूसरी बार आया था 1502 में, ठीक है। इसी के बीच एक इनका और गवर्नर जो था जिसको नाम दिया जाता है कैपरल, ये भी भारत जो है भारत में एक बार जो है वो आ चुका था। कैपरल आता है आपका 1500 में,
ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि 2-3 बार जब ये ट्रेड करते हैं तो इनको लगता है कि हाँ ट्रेड जो है ये प्रॉफिट जो है हमें दे सकती है, तो इस वजह से ये क्या करते हैं, ये अब भारत में आके अपनी फैक्ट्रियां जो है स्टैब्लिश करना शुरू कर देंगे। वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पे आया था, यहाँ पे एक जगह है कैलिकट, ठीक है, वहां पे ये जो है वास्को डी गामा आता है। यहाँ पे ज़ैमोरिन किंग जो है वो रूल कर रहा होता है, ठीक है। ये सारी कहानी जो है मैं ऑलरेडी आपको सुना चुका हूं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जब ये लोग आते हैं तो इनके इंपॉर्टेंट गवर्नर्स हैं कुछ जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। कौन कौन है वो आपके, सबसे पहला है आपका पोर्चुगीज गवर्नर अल्मेडा, ALMEIDA, स्पेलिंग चेक कर लें तो हाँ MEIDA। ये क्या करता है, ये ब्लू वाटर पॉलिसी बनाता है। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो किसके द्वारा बनवाई गई थी। उसके अलावा यूपीएससी वाले बच्चों के लिए बता देता हूँ, इसमें से एज सच कोई भी मेंस का क्वेश्चन जो है वो आपका नहीं बनता है, जो ये चैप्टर करने जा रहे हैं कमिंग ऑफ यूरोपियन क्लास 2, ठीक है। इसमें जो है कोई भी आपका गवर्नर जो है, सॉरी कोई भी क्वेश्चन जो है वो ऐसा नहीं बनता जो आपका मेंस पर्सपेक्टिव से पूछा जा सके। एक क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि इनका कल्चरल इंपैक्ट जो है इंडिया के कल्चर के ऊपर यूरोपियंस के आने का इंपैक्ट जो है क्या पड़ा, ठीक है, या सिर्फ पोर्चुगीज के आने का इंपैक्ट क्या पड़ा, ब्रिटिश के आने का इंपैक्ट क्या पड़ा, वो किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अल्मेडा आता है, ये क्या करता है, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है ये बनाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता है कि भारत का जो ये कोस्टल एरिया है ना, ये सारा एरिया, यहां पे अपनी फैक्ट्रीज जो है वो स्टैब्लिश करनी है, उस चीज को ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे कि यहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज जो है ये कोस्टल एरिया को जो है वो कवर कर लेना है, ताकि हम जो है अपनी फैक्ट्रीज यहाँ पे स्टैब्लिश करें। ये थ्योरी जो थी या ये पॉलिसी किसके द्वारा लाई जाती है, अल्मेडा के द्वारा, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला गवर्नर जो है पोर्चुगीज, अभी पोर्चुगीज ही डिस्कस कर रहे हैं, पोर्चुगीज का ये गवर्नर जो है ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक और आपका गवर्नर है जो इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है अल्बुक्र्यू, ALBUQUER, ठीक है, अल्बुक्र्यू। तो इसका ये जो था, ये क्या करता है, ये पहली बार जो बीजापुर का जो राजा होता है उससे ये लड़ाई जो है ये जीत जाता है, ठीक है। बीजापुर ये वाला एरिया था, यहीं पे आसपास वाला आदिल शाह डायनेस्टी, मैंने आपको वो एंशिएंट इंडिया जो बच्चे पुराने हैं उनको एंशिएंट इंडिया में आदिल शाह डायनेस्टी जो है वो मैंने आपको करवाई थी, तो वो यहाँ पे जो है वो रूल कर रहे थे। तो यहाँ पे एक किंग जो था आदिल शाही डायनेस्टी का जो रूलर था वो बीजापुर का रूलर था, ठीक है, आदिल शाही डायनेस्टी के अंतर्गत आता था। तो उसके ऊपर अल्बुक्र्यू जो था उसने अटैक किया और उसकी टेरिटरी जो थी वो उसने जीत ली, ठीक है। उसके अलावा ये और काम क्या करता है, एक तो ये बीजापुर की टेरिटरी जीत लेता है, दूसरा काम ये क्या करता है, मैंने जो आपको पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था ना कि पोर्चुगीज आके क्या करते हैं, इंडियन गर्ल्स जो होती हैं उनसे शादी कर लेते हैं और वो कहते हैं कि हम यहाँ से इनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो उसको अपनी आर्मी जो होगी उसमें डिप्लॉय करेंगे, और इसी वजह से इसी के साथ उन्हीं बच्चों के साथ हम भारत और जो पूरा यूरोप जो है उसके ऊपर कब्जा जो है वो करेंगे। तो ये पॉलिसी किसके द्वारा लाई गई थी, इसी के द्वारा, ठीक है। तो ये इस वजह से ये जो होता है ये अनपॉपुलर हो जाता है। उसके अलावा एक और आपका आता है, तीसरा जो गवर्नर जो इंपॉर्टेंट है वो है नीनो दा कुना, नीनो दा कुना, CUNHA, ठीक है। ये जो है ये क्या करता है, ये अपनी कैपिटल जो होती है वो कोचीन से गोवा की तरफ ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। यहाँ पे कोचीन, यहाँ पे गोवा, तो यहाँ पे ये अपनी कैपिटल जो है ये ट्रांसफर कर देता है। अब जितने भी नाम जो है मैं बता रहा हूँ सिर्फ यूपीएससी वाले बच्चों के लिए, जो दूसरे बच्चे जो है ग्रुप बी वाले अगर वो करेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। तो आपको जो है जो आपकी सिटीज जो है इंपॉर्टेंट उनका पता होगा, तो आपको क्या करना है, जितने भी मैं नाम आपको बता रहा हूँ आपको ऐसे इंडिया का मैप जो है वो ड्रॉ करना है। फिलहाल के लिए थोड़े टाइम के लिए आप ऐसे करो, मैप जो है उनको प्रिंट कर लेना, ठीक है। मैंने आपको कुछ मैप्स जो है मैंने भी सेंड किए हैं, उनको भी आपको देखना है। आपको क्या करना है, उन मैप से आपको थोड़ी सी लोकेशन जो है वो पता चल जाएंगी, ठीक है। एक मैप लेना है आपको, उस मैप के ऊपर या कोशिश करो ऐसे मैप बनाने की, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं करूंगा आपके सामने ही मैप बनाऊंगा और आपको मैप बनाना सिखाऊंगा भी किस तरीके से मैप जो है वो बनाना होता है, ठीक है। कौन सी कर्व्स जो है वो कहां से लेनी होती हैं। तो आपको क्या करना है, वो मैप जो है उसको ड्रॉ करना है, उसके ऊपर जो जो नाम मैं ले रहा हूं, जैसे कोचीन लिया मैंने नाम, ठीक है, गोवा लिया, कैलिकट लिया, आपने गूगल पे जाके, वैसे तो जो मैंने मैप सेंड किए हैं आपको वहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज गूगल पे जाओ, वहां पे देखो कौन सी सिटी जो है वो कहां पे है और आपको उस सिटी को वहां पे
नोट डाउन कर देना, वहां पे लोकेट जो है वो कर देना, और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज वहां पे हुई है, जैसे सबसे पहले पोर्चुगीज कैलिकट आते हैं, यहाँ पे डॉट लगाओ, कैलिकट लिखो, पोर्चुगीज केम फर्स्ट, ठीक है। तो ये जो है ये आपको याद करने में और ज्यादा जो है आसानी रहेगी, ठीक है। अब पोर्चुगीज इंडिया आ गए, अब इनके फेल होने का रीजन जो है वो क्या था वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला इनका रीजन बनता है पोर्चुगीज इस एरिया में है, ठीक है, इतना आपको पता है। सबसे ज्यादा जो इनका फेल होने का रीजन बनता है कि यहाँ पे मराठे जो होते हैं, क्योंकि उनका अपना रीजन होता है ये, यहाँ पे मराठे जो है वो राइज कर जाते हैं, इस वजह से पोर्चुगीज जो है वो यहाँ पे फेल हो जाते हैं। दूसरा रीजन क्या है, पोर्चुगीज गए बॉम्बे टू ब्रिटिश, ठीक है, यहाँ पे बॉम्बे था, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बॉम्बे को ब्रिटिश को दे देते हैं, ठीक है, एज ए डाउरी, ठीक है। ये अपनी राजकुमारी की शादी ब्रिटिश के राजकुमार के साथ कर देते हैं और उसको डाउरी में बॉम्बे जो है वो दे सकते हैं। बॉम्बे बाद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होता है, जहां पे ये लोग अपना व्यापार वगैरह जो है ये कर सकते थे, जहां से प्रॉस्पर हो सकते थे, वही आइलैंड इन्होंने ब्रिटिश को दे दिया। अब यहाँ पे इनका डिक्लाइन जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा रिलीजियस इंटॉलरेंस, अब ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे सती वगैरह जो है ये बैन करवा देंगे, ठीक है। विडो रीमैरिज जो है वो शुरू करवा देंगे दोबारा से, सिर्फ इतने एरिया में, ठीक है, जहां पे ये रूल कर रहे हैं, सिर्फ उतने एरिया में ये करवाना शुरू कर देंगे। अब उससे होगा क्या कि लोगों की धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत हो जाएंगी और वो लोग जो है खुद ब खुद इनके खिलाफ रिवोल्ट कर देंगे। उसके अलावा ये क्या करेंगे, यहाँ के किंग्स जो है उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे, तो वो किंग्स बाद में रिटेलिएट करना शुरू कर देंगे। उसके अलावा ब्रिटिश जो होंगे वो इनकी हेल्प कर देंगे थोड़ी सी, ठीक है, ब्रिटिश भी आ जाएंगे, वो भी इनकी हेल्प कर देंगे। इस वजह से इनका सारा एरिया जो है वो खत्म हो जाएगा और ये गोवा के पास ही सिमट के रह जाएंगे, ठीक है। तो ये होगा इनके डिक्लाइन का कारण। उसके अलावा ये यहाँ पे उस टाइम पे क्या होता है, इन्होंने दूसरे देशों में भी अपनी अपनी एक्सपेडिशन जो है वो भेजी हुई होती है कि देखो बाकी देश भी खोज के लाओ। तो उतने में क्या होता है, ब्राजील जो है उसकी खोज हो जाती है। तो ब्राजील की खोज भी किनके द्वारा की गई है, पोर्चुगीज के द्वारा ही। तो ब्राजील जो होता है, ब्राजील की खोज हो जाती है, जिस वजह से ये अपना ध्यान जो है ब्राजील की तरफ ज्यादा शिफ्ट कर देते हैं और इंडिया से अपना ध्यान जो है ये हटा लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा हाई सी पायरेसी, सी जो है उसमें पायरेसी जो है उसके रीजंस रहते हैं, लोग जो है इनके जहाज, जो समुद्री लुटेरे जो है वो इनके जहाज वगैरह जो है वो चुरा लेते हैं, तो इस वजह से भी इनके डिक्लाइन का ये भी रीजन जो है ये बनेगा। उसके अलावा इंटरनल लिमिटेशंस लाइक लिमिटेड पॉपुलेशन, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम थी, ठीक है, तो इस वजह से भी इनका डिक्लाइन जो है वो हो जाता है। अब देखते हैं कि इनके, ये टॉपिक यहीं पे खत्म है। अब देखते हैं कि इनके आने के बाद जो है इसका भारत के ऊपर इंपैक्ट जो है क्या पड़ता है। यही इंपैक्ट कोई दूसरा देश आएगा, आगे जाके हम डच करेंगे, देन डेन्स करेंगे, देन ब्रिटिश करेंगे, फ्रेंच करेंगे, तो उन सब के ऊपर जो है उन सबका सेम इंपैक्ट ही रहेगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको इंपैक्ट करवाऊंगा, दोबारा इसका इंपैक्ट जो है वो नहीं करवाया जाएगा। ये इंपैक्ट जो बच्चे लिखना मेंस में, मैं आपको बताया था ना कि इनके आने का इंपैक्ट भारत के ऊपर क्या पड़ा, यही सवाल जो है ये आपसे पूछा जा सकता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री जो है, पोर्चुगीज का इंपैक्ट क्या पड़ता है इंडिया के आने के ऊपर, पोर्चुगीज के इंडिया के कल्चर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, या बाकी किसी भी देश का नाम ले सकते हैं क्या इंपैक्ट पड़ता है, या फिर ऑल ओवर यूरोपियंस का क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंपैक्ट क्या पड़ता है कि पहले यहाँ पे क्या हो रहा था, मुस्लिम मोनोपोली थी, ठीक है, मुस्लिम जो थे वही यहाँ पे व्यापार जो है वो करते थे, या गुजराती मर्चेंट जो थे वो व्यापार करते थे, ठीक है, उनमें से भी ज्यादातर जो थे वो आपके मुस्लिम ही थे। अब यहाँ पे मोनोपोली किनकी थी, मुस्लिम मोनोपोली थी यहाँ पे, ठीक है, व्यापार की। अब जैसे ही पोर्चुगीज आएंगे, ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, मुस्लिम के मोनोपोली जो होगी वो खत्म हो जाएगी, ठीक है, उतनी मोनोपोली जो है वो नहीं रहेगी। मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक ही बंदा जो है वो व्यापार कर सकता है, ठीक है, जिस बंदे की मोनोपोली होती है उसी चीज को मोनोपोली जो है वो कहा जाता है। तो अब इनकी अब ये भी मैदान जो है उसमें कूद चुके हैं, धीरे धीरे और क्या आएंगे, डच आ जाएंगे, डेन्स आ जाएंगे, ब्रिटिश आ जाएंगे, देन फ्रेंच आ जाएंगे, वो सारे मैदान में कूदना शुरू कर देंगे। तो उस वजह से क्या होगा, इनकी मोनोपोली जो होगी वो खत्म हो जाएगी। और क्या होता है, इट एंडेड द इरा ऑफ अनआर्म्ड ओपन सी ट्रेड, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, कार्टेजियन सिस्टम जो है वो लॉन्च किया जाता है, पिछली क्लास जो थी उसमें बताया था। उसमें क्या होता है, ये अपनी बोर्ड्स के ऊपर जो है गन्स जो है वो लेके आते हैं, ठीक है, और बाकी जो लोग होते हैं उनको कहते हैं कि अगर तुम व्यापार करना चाहते हो, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना होगा, हमसे जो है परमिशन जो है वो हमसे लेनी होगी, हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट जो है हमारे साथ जो है वो आपको साइन करना होगा, ठीक है। अगर साइन नहीं करोगे तो ये जो हमारी गन बोर्ड जो है, हम तुम्हारा जहाज जो है उसे डुबो देंगे, ठीक है। अब उस वजह से क्या होता है, ये जो है पहले ये गन बोर्ड जो है वो नहीं हुआ करती थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, गन बोर्ड सिस्टम जो है वो लॉन्च कर दिया। उसी के साथ साथ इन्होंने क्या किया, इंडिया के ऊपर कार्टेजाइज सिस्टम जो था वो भी स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं और क्या होता है, दे इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, और न्यू प्रोडक्ट्स भी ये इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे
कॉर्न जो है, कॉर्न जो मक्की जो होती है वो ये लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, इंडिया का अपना नहीं है कॉर्न। उसके अलावा पाइनएप्पल जो है वो ये इंट्रोड्यूस करेंगे। अब आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी चीजें जो है पोर्चुगीज के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है, ठीक है। तो कॉर्न इंट्रोड्यूस करेंगे, पाइनएप्पल जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके अलावा टबैको जो है वो ये लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, और उसी के साथ साथ कैश्यू जो आपके काजू होते हैं वो ये लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। पोटैटो, आलू जो होता है वो भी पोर्चुगीज ने ही इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर। अब पोर्चुगीज, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस और लगाओ कि बाहर से कोई बंदे जो है वो आ रहे हैं, ठीक है, खाने वाली चीजें भी लेके आ रहे हैं। अब वो और क्या क्या लेके आएंगे, जब वो आएंगे तो अपने कपड़ों में आएंगे ना, जैसे उनकी देश की वेशभूषा है। और क्या इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, क्लोथ्स इंट्रोड्यूस किया, फूड आइटम्स जो थी वो इंट्रोड्यूस की, और उसके अलावा क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, डांस जो है, ठीक है, अपना डांस जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। और उसके अलावा जब डांस इंट्रोड्यूस करेंगे तो नाचेंगे किस पे, म्यूजिक के ऊपर, तो अपना म्यूजिक जो है वो ये लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। और उसके अलावा जब ये यहाँ पे आएंगे तो अपने चर्चेस वगैरह भी बनाएंगे, ठीक है, अपने रहने के लिए घर वगैरह बनाएंगे। तो क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, न्यू आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये पोर्चुगीज इंट्रोड्यूस करते हैं, और उसी के साथ साथ जो बाकी आएंगे वो भी यही चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ये लोग क्या करते हैं, एक चर्च जो है ये स्टैब्लिश करते हैं यहाँ पे गोवा में। चर्च का नाम है बेसिलिका ऑफ रोम, बेसिलिका ऑफ, ये आपके नोट्स में ना इसका नाम आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए बेसिलिका लिखो इसको, बेसिलिका, ठीक है। तो बेसिलिका नाम का चर्च जो है ये पोर्चुगीज जो है इंट्रोड्यूस करते हैं, कहां पे, गोवा में, ठीक है। और अगर आप में से कोई जो है बच्चा जो है वो कभी गोवा घूमने गया हो तो ये आप नोटिस करोगे जो गोवा के जो चर्चेस जो है ना वो एज कंपेयर टू जो अदर जगहों पे चर्चेस हैं, जैसे मद्रास में अगर चर्चेस जो है, मद्रास में 2 चर्चेस जो है वो इंग्लैंड के द्वारा एस्टेब्लिश किए जाएंगे, एक चर्च जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा बंगाल में इंग्लैंड के द्वारा। उनके चर्चेस का आर्किटेक्चर जो है, ये जो पोर्चुगीज के द्वारा चर्चेस जो है वो एस्टेब्लिश किए गए हैं उनके आर्किटेक्चर से अलग होगा। या आप ऐसे समझो कि गोवा के चर्चेस जो हैं उनका आर्किटेक्चर जो है, जो यहाँ पे मद्रास वाले एरिया के पास जो आर्किटेक्चर जो चर्चेस जो होंगे उनका आर्किटेक्चर अलग होगा, ठीक है। तो ये सारा हो गया आपका पोर्चुगीज का। अब पोर्चुगीज के बाद अब एक चीज जो है, एक चीज और यहाँ पे नोट कर दो कि पोर्चुगीज के बाद आएंगे डच के बाद आएंगे डेन्स। ये भी क्रोनोलॉजी जो है वो आपसे पूछ ली जाती है। डेन्स के बाद आएंगे ब्रिटिश, और ब्रिटिश के बाद आएंगे फ्रेंच, ठीक है। अब पोर्चुगीज जो है वो हरा दिया उन्हें ब्रिटिश ने, और जो आपके राजा महाराजा हैं तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ गोवा जो है वो रह जाएगा। लेकिन एक बात और याद रखना, पोर्चुगीज जो थे वो इंडिया में आने वाले सबसे पहले यूरोपियन थे, और जाने वाले भी सबसे पहले यूरोपियन, सबसे बाद में जाने वाले यूरोपियंस भी पोर्चुगीज होंगे, ठीक है। तो इनको बाद में क्या कहते हैं, यहाँ से गोवा से जो है इन्हें रिमूव किया जाएगा एक ऑपरेशन के तहत, ठीक है। तो ये हो गए सारे आपके पोर्चुगीज। अब आते हैं डच के ऊपर। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये एस्टेब्लिश होती है 1602 में। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एस्टेब्लिश होती है। आपसे ईयर कभी नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, कि कौन से ईयर में क्या चीज जो है वो एस्टेब्लिश होती है। ग्रेड बी वाले बच्चे जो होते हैं उनसे ईयर्स जो है वो पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ये ईयर्स भी इस तरीके से नहीं पूछे जाएंगे। जो ईयर्स पूछे जा सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं अलग से आपको बताऊंगा, ठीक है। स्पेशली जो बैटल जो होती है ना, जैसे बैटल ऑफ पलासी जो है वो इंपॉर्टेंट है, डच बैटल ऑफ बक्सर जो है वो इंपॉर्टेंट है, उनके ईयर्स जो है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज ईयर्स जो है वो नहीं पूछे जाते। फिर भी मैं ईयर्स जो है वो आपको करवा देता हूं, ठीक है। ईयर्स जो है वो मैं आपको साथ के साथ लिखवाता रहूंगा। जो पूछा जा सकता है चीज वो ये पूछी जा सकती है कि कौन सी कंपनी पहले आई, वो क्रोनोलॉजी आपको वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो 1602 में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये एस्टेब्लिश होती है, और ये क्या करती है, कहां पे ये अपनी कंपनी जो है वो एस्टेब्लिश करवाती है। एक है आपका मसूलीपट्टनम, देन है आपका पुलिकट। ये जो भी नाम मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मैंने जो मैप्स आपको सेंड किए उसमें आपको मिल जाएंगे, और ये सारे जो है ये आपको अलग से मैप बना के वहां पे आपको लोकेट भी करने हैं, ठीक है। तो उसके अलावा ये कंपनी बनाती है, अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करती है सूरत में, देन आपका चिलसूरा करके एक जगह है वहां पे, देन कासिम बाजार, पटना, नागापट्टनम,
और कोची। नागापट्टम इसलिए इंपॉर्टेंट है, नागापट्टम को ये जो है अपनी कैपिटल बनाएंगे, ठीक है। एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है, चारों कंपनीज डच, पोर्चुगीज, डच, डेन्स, ब्रिटिश और फ्रेंच, देन 4 सिटीज के नाम, 5 सिटीज के नाम जो है वो आपको दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि किसकी कैपिटल जो है वो कौन थी, ठीक है। तो इनकी कैपिटल कौन थी? नागापट्टम, ठीक है। लेकिन इनके मैंने आपको कल पिछली जो स्टोरी जो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इनके जो है कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं इनके साथ, ब्रिटिश के साथ, और ये क्या करते हैं एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम जो है इंडोनेशिया वाला जो एरिया है वो रख लेते हैं, वहां से अब जो है अपने वो क्या कहते हैं मसाले वगैरह जो है हम वहां से खरीद के और इंग्लैंड में बेचते रहेंगे, ठीक है। तो ब्रिटिश वाले कहते हैं ठीक है तुम यहाँ से चले जाओ, इंडोनेशिया वाला आइलैंड जो है वो रख लो। तो ये आइलैंड जो है इंडोनेशिया वाला ये रख के और इनका भी यहाँ से सफाया जो है ये हो जाता है, ठीक है। तो डच यहाँ से चले गए। अब डच होते कौन है असल में, ठीक है। तो जो आपका हॉलैंड जो है ना, हॉलैंड या फिर आपका नीदरलैंड वाला एरिया, नीदरलैंड वाला एरिया, वो आपका उनको उन लोगों को जो है वो डच कहा जाता है, ठीक है। तो ये सेम ही होता है, हॉलैंड या फिर नीदरलैंड, वहां के लोगों को डच जो है वो कहा जाता है। अब इनके बाद कौन आते हैं? इनके बाद आते हैं डेन्स। एक मिनट, इनके बाद ब्रिटिश आते हैं, ठीक है। तो वो जो क्रोनोलॉजी है ना उसको सही कर लेना, पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश, डेन्स एंड फ्रेंच, ठीक है। तो वो क्रोनोलॉजी जो है वो अपनी वो सही कर लेना। तो ब्रिटिश जो होते हैं, ब्रिटिश लिखवाने से पहले ऐसे करो कि जो इतना जो हमने किया है ना इसके आप नोट्स बना लो, ठीक है। फिर बाद में ब्रिटिश जो है वो करते हैं, ब्रिटिश, डेन्स और फ्रेंच जो है ये एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो पोर्चुगीज की स्टोरी जो है वो हम कर चुके हैं और डच जो है उनकी स्टोरी जो है वो हम कर चुके हैं। अब आते हैं ब्रिटिश के ऊपर, ठीक है। ब्रिटिश, तो डच के बाद कौन आते हैं इंडिया में? ब्रिटिश आते हैं, ठीक है। तब ये जो है इनकी कंपनी जो है ये फॉर्म होती है 1599 में, ठीक है। 1599 में जो है सॉरी कंपनी नहीं फॉर्म होती, 1599 में एक जो है इंग्लिश मैन जो होते हैं जिनका नाम है जॉन मिल्टन हॉल, ठीक है। जॉन मिल्टन हॉल जो है ये इंडिया आते हैं, इंडिया के ये देखते हैं कि क्या हम इंडिया के साथ व्यापार जो है वो कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्या इंडिया के साथ व्यापार जो है वो प्रॉफिटेबल जो है वो हमारे लिए हो सकता है, नहीं हो सकता। ये सारी बातें जो है ये देखने के लिए जॉन मिल्टन हॉल जो है ये इंडिया आते हैं, ठीक है। और फिर जब आके ये देखते हैं कि पोर्चुगीज जो है वो काफी ज्यादा मुनाफा जो है वो कमा रहे हैं, तो ये क्या करते हैं वहां पे जाके 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंग्लैंड में जाके बना देते हैं, ठीक है। उस कंपनी का नाम उस टाइम पे क्या होता है? उस कंपनी का नाम होता है मर्चेंट्स एडवेंचर, मर्चेंट एडवेंचर। इस नाम से कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश कर दी जाती है, और ये कंपनी ऐसे नहीं होती कि एक बंदा जो है उसने उठा के कंपनी जो है वो बना दी। इंग्लैंड में जो आपके एलीट क्लास थी ना उसमें से 10-50 लोग जो है वो इकट्ठे हुए, उन्होंने बोला कि हम ऐसे करते हैं, हम मिलके जाते हैं और अपने जो किंग जो है हमारा क्राउन जो है उससे बात करते हैं, उनको कहते हैं कि हम जो है एक कंपनी हम सब मिलके 100-50 लोग हम सब मिलके कंपनी जो है वो बनाने जा रहे हैं, आप ऐसा करो कि हमें जो है मोनोपोली दे दो कि इंग्लैंड में से हमारी कंपनी के अलावा कोई और कंपनी जो है वो भारत में जाके व्यापार जो है वो ना कर सके। क्राउन जो होते हैं वो क्या करते हैं उस टाइम पे क्वीन एलिजाबेथ II जो होती हैं वो क्वीन होती हैं, और वो क्या करती हैं वो इनको क्वीन एलिजाबेथ वन जो होती है उस टाइम पे क्वीन होती है वहां की, क्राउन होती है वहां पे रूल कर रही होती है, वो क्या करती है इस मर्चेंट एडवेंचर को 15 साल की मोनोपोली वो दे देती है, ठीक है। तो ये जो कंपनी को मोनोपोली मिली थी ये सिर्फ और सिर्फ 15 साल के लिए मिली थी। अब एक और चीज समझो, मोनोपोली का मतलब ये था कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड में से सिर्फ ये कंपनी जो है ये भारत में जाके व्यापार करेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी का यूरोप है जैसे पोर्चुगीज हो गए, आपके फ्रेंच हो गए, डच हो गए, डेन्स हो गए, ये लोग व्यापार नहीं करेंगे, ठीक है। इनके ऊपर दूसरे किंग्स जो है वो रूल करते हैं, तो ये लोग जो है ये आके इंडिया में व्यापार कर सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड से सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट एडवेंचर ये कंपनी, ठीक है, जिसको बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी कहना शुरू कर दिया जाएगा, यही कंपनी जाके इंडिया में व्यापार जो है वो करेगी, ठीक है। तो क्वीन ने 15 साल की उन्हें परमिशन दे दी, लेकिन बाद में क्या हुआ, जेम्स वन जो है, जेम्स वन वो वहां के किंग बन जाते हैं 1609
9 में वो क्या करते हैं, इस कंपनी के या तो शेयर्स वगैरह जो है वो खरीद लेते हैं या कंपनी इनको कुछ रिश्वत जो है वो दे देती है, और इस वजह से ये क्या करते हैं, अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ये इस कंपनी को जो है मोनोपोली जो है वो दे देते हैं। ठीक है, अब वो मोनोपोली किस तरीके से खत्म हुई थी वो मैंने पिछली क्लास में वो आपको बता दिया था। ठीक है, कि हर 20 साल की मोनोपोली जो है वो इनकी बढ़ती जाएगी, और पहले कैपिटलिस्ट आएंगे, ठीक है, वो फिर क्या करेंगे, जो अपना उनका हाउस ऑफ कॉमन जो होगा उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, और हर 20 साल के लिए मोनोपोली बढ़ती जाएगी, और फाइनली 1853 में आके कह दिया जाएगा कि अब तुम्हारी मोनोपोली जो पूरी तरीके से खत्म है, जब तक क्वीन चाहती है तब तक तुम जो है राज कर लो। ठीक है, तो ये होएगा, इस तरीके से इनकी मोनोपोली जो है वो खत्म होती जाएगी। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए 1609 में अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए इनको मोनोपोली जो है वो मिल गई है। और थोड़ी सी टेक्निकलिटी और समझो, तो ये कंपनी क्या करती है, जब कंपनी यहाँ पे बन गई, इन्होंने अपने राजा को बोला कि सिर्फ हमें जो है मोनोपोली की परमिशन जो है वो दे दो, तो वो भी परमिशन इन्हें मिल गई। तो जेम्स जो होते हैं, ये वाले जेम्स वन, ये क्या करते हैं, ये अपना कैप्टन जो है, कैप्टन हॉकिंस जो है, हॉकिंस, उसको भेजते हैं जहांगीर के दरबार में। ठीक है, उसको कहते हैं कि तू जहांगीर से परमिशन जो है वो मांग कि हमें जो है सूरत में यहाँ पे कंपनी जो है ये एस्टेब्लिश करनी है। ठीक है, तो वो स्टोरी मैंने आपको बताई थी कि जहांगीर जो कहता है अपने मंत्रियों वगैरह से जो है, जहांगीर पूछता है कि क्या हमें कंपनी एस्टेब्लिश करने की परमिशन जो है वो दे देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए। ठीक है, और जहांगीर ने ना अपनी एक बुक लिखी है, खुद ही लिखी है उसने बुक, और उसमें जहांगीर कहता है ना कि मुझे दो चीजें जो है उनका बड़ा शौक है, एक पेंटिंग बनाने का और दूसरा दारू पीने का। ठीक है, तो ये दो शौक जो है ये मुझे बहुत ज्यादा है। तो होता क्या है कि ये जहांगीर जो है, इसकी महफिल लगती है, ठीक है, वहां पे, और वहां पे दारू वगैरह पीता है, डांस वगैरह देखता है, और इसकी आदत क्या है कि मान लो शाम का पीरियड है और क्या कहते हैं, और ये भी नहीं है कि इसकी जो महफिल जो है, उस टाइम के जो टॉप मोस्ट सिंगर्स जो है वो उसकी महफिल में जो है वो गाने के लिए आते हैं। जैसे इसका जो फादर जो था अकबर, ठीक है, वो बैजू बावरा और इसको जो है तानसेन का कंपटीशन करवाता था। ठीक है, शाम को बैठ के कि तुम जो है अपना जो इसका गाने का कंपटीशन जो है वो करो। ठीक है, तो जहांगीर के भी वैसे ही शौक होंगे, तो जहांगीर क्या करता है, वहां पे डांस वगैरह जो है वो करवाता है। ठीक है, तो उस टाइम के जो क्या कहते हैं, उस टाइम के जो बियॉन्से वगैरह जो होती हैं वो यहाँ पे आके डांस करती है, इसके सामने परफॉर्मेंस जो है वो करती है। ठीक है, अब पेंटिंग का इसको शौक है, तो ये क्या करता है कि पेंटर्स जो है ये बुलवाता है। ठीक है, उस टाइम पे मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे, अदरवाइज इंडिया का जो सेल्फी किंग जो होता वो जहांगीर ही होता है। इसको खुद की पेंटिंग्स बनवाने का बहुत ज्यादा शौक था। ठीक है, तो ये क्या करता कि रात को महफिल लगी है शाम को, ठीक है, तो ये क्या कहता कि इसको सामने पेड़ लगा है, तो वहां पे इसको बैठी हुई चिड़िया जो है वो दिख गई। ठीक है, तो ये कहता है अरे वाह क्या सीन है, पेंटर्स को बुलवाओ। ठीक है, तो पेंटर्स आते हैं, तो जब तक पेंटर्स आते हैं चिड़िया जो है वो उड़ चुकी है। तो वो कहता है सर वो चिड़िया तो उड़ चुकी है, वहां से हम कैसे बनाए। वो कहता है बैठ मैं बताता हूँ, वो जो तुझे पेड़ दिख रहा है ना, कहता हाँ, नहीं वो वाला नहीं, उससे पीछे वाला। कहता यस सर दिख रहा है। कहता उस पे जो है वो जो ऊपर जो दो पत्तियां तुझे दिख रही हैं, उस टहनी के ऊपर दो पत्तियां दिख रही हैं, उसमें से चिड़िया की चोंच जो है वो दिख रही थी। ठीक है, तो अब बनाओ। ठीक है, और अगर गलत बनाएगा तो हाथ कटवा दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके का जहांगीर का जो है बिहेवियर जो है वो रहता है। अब ये जो है कैप्टन हॉकिंस जो है वो जहांगीर के पास पहुंचा है। ठीक है, तो ये जो है जहांगीर का नाचने वो डांस देखने का टाइम हो चुका है। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस जो है ये वहां पे पहुंचा है, तो ये जहांगीर को कहता है कि सर हमें इस तरीके से परमिशन जो है वो चाहिए। जहांगीर अपने मंत्रियों से पूछता है, कहता है यार जल्दी बताओ इसका क्या करना है। तो वो कहते हैं सर पोर्चुगीज जो है वो काफी टाइम से बिजनेस जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, पोर्चुगीज कब आए हुए हैं, 1500 के आए हुए हैं। ठीक है, 1498 में वास्को डी गामा ने वो ढूंढ लिया था, अब उन्हें आए हुए 100 साल हो चुके हैं। 1609 में ये जो है ये आता है। ठीक है, तो 1500 के बाद 1609 और वो 100 साल जो है 150 साल जो सॉरी 110 साल जो है वो हो चुके हैं। तो कहते हैं 110 साल से पोर्चुगीज जो है वो रूल कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेड कर रहे हैं अच्छा वाला, तो हम एवं नए बंदों को ट्रेड दे दें, इनसे ट्रेड हो ना हो, और हम अपने रिश्ते भी खराब कर लें इनके साथ। तो ये क्या करते हैं, इनको फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन जो है वो नहीं देते। ठीक है, तो ये बंदा क्या करता है, मीनवाइल ये साउथ में चला जाता है। साउथ में एक जगह है मसूलीपट्टम। ठीक है, तो मसूलीपट्टम का जो किंग होता है ये उसको कहता है कि सर मुझे यहाँ पे फैक्ट्री जो है वो स्टैब्लिश करनी है, तो आप परमिशन दे दो। मसूलीपट्टम में इनको परमिशन जो है वो मिल जाती है। ठीक है, यहां पे परमिशन नहीं मिली। अब हॉकिंस ने क्या किया, जैसे इसको यहां से निकाला गया, हॉकिंस एक चिट्ठी लिखता है इंग्लैंड में। ठीक है, कि हम जब तक पोर्चुगीज को नेवल बैटल में नहीं हराएंगे इंडियंस हमें सीरियसली नहीं लेंगे। ठीक है, तो वो एक अपना कैप्टन भेजेंगे, कैप्टन बेस्ट, वो यहाँ पे एक आइलैंड है सवाली
ठीक है, इसके सूरत के साउथ में सवाली नाम का एक आइलैंड है, वहां पे ब्रिटिश और जो पोर्चुगीज है उनकी लड़ाई होगी और पोर्चुगीज को यहाँ पे हराया जाएगा। जब हराया जाएगा तो जहांगीर जो है वो दोबारा बुलाएगा, अपने मंत्रियों को बोलेगा कि हमने तो उनको खफा करके भेज दिया है, ठीक है, लाहौर वाला को दोबारा बुलाओ उनको, ठीक है। तो दोबारा बुलाया जाता है तो उनको कहते हैं कि आप सूरत छोड़ो, मेरे दिल में फैक्ट्री लगाओ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि सर नहीं, हमें दिल में नहीं लगानी फैक्ट्री, दिल मतलब यहाँ पे दिल्ली में, ठीक है। कहते हैं नहीं, हमें कोस्टल एरियाज के आसपास ही रहना है, तो आप हमें सूरत में फैक्ट्री पर लगाने की परमिशन जो है वो दे दो, ठीक है। पहले परमिशन कहाँ पे मिल चुकी है? मसूलीपट्टनम में, ठीक है, लेकिन ये फैक्ट्री जो है ये ऑपरेशनल नहीं हुई है। उसके बाद परमिशन मिलती है आपकी यहाँ पे सूरत में, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि ये जहांगीर की परमिशन से बनी थी और वो पहले फैक्ट्री ही यहाँ पे लगाना चाहते थे, तो उन्होंने फटाफट ये फैक्ट्री का काम जो है वो पूरा कर दिया और ये फैक्ट्री जो है वो पहले एस्टेब्लिश हो गई और पहले ऑपरेशनल हो गई, ठीक है। अब यूपीएससी में कोई भी यूनिवर्सल क्वेश्चंस और यूनिवर्सल आंसर्स जो है वो नहीं होते। जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो यहाँ पे बोला जाएगा कि फैक्ट्री जो है थी, पहली फैक्ट्री कासिम बाजार में लगाई जाती है, ठीक है। तो असल में होता क्या है कि ये इन दोनों के बाद कासिम बाजार वाली फैक्ट्री का नंबर आता है, ठीक है। वो धीरे धीरे उधर को एक्सपेंड करते हैं। तो मैं बता रहा था कि कोई भी यूनिवर्सल क्वेश्चंस और यूनिवर्सल आंसर जो है वो नहीं होते। क्वेश्चन देख के आंसर जो है वो करना होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी फैक्ट्री लगाने की परमिशन पहले मिली थी, तो परमिशन मिली थी सबसे पहले मसूलीपट्टनम वाली को, ठीक है। लेकिन कौन सी पहली फैक्ट्री थी जो ऑपरेशनल हो गई, जो पहले चालू हो गई, वो कौन सी थी? सूरत वाली। दूसरा, कहां पे अंग्रेज जो है वो पहले परमिशन मांगने के लिए आए थे? वो मांगने के लिए आए थे सूरत में। अगर पूछ लिया जाए कि ईस्ट में, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है, ईस्ट में सबसे पहले फैक्ट्री जो थी जो एस्टेब्लिश हुई वो कौन सी थी? वो थी आपकी कासिम बाजार वाली फैक्ट्री। साउथ में कौन सी पहली फैक्ट्री थी जो एस्टेब्लिश हुई थी? वो थी आपकी मसूलीपट्टनम वाली। वेस्ट में कौन सी सबसे पहली फैक्ट्री थी? वो थी सूरत, ठीक है। ओवरऑल कौन सी फैक्ट्री थी जिसको पहले परमिशन मिल गई? मसूलीपट्टनम। ओवरऑल कौन सी ऐसी फैक्ट्री थी जो पहले एस्टेब्लिश हो गई? सूरत, ठीक है। तो ये 5-6 क्वेश्चंस घुमा के आपसे इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब सूरत में ये जो है आपकी फैक्ट्री जो है ये एस्टेब्लिश कर दी जाती है और मसूलीपट्टनम की भी स्टोरी मैंने आपको बता दी। और ये जो है सूरत में जो फैक्ट्री आती है आपकी, जो मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री आती है वो होती है 1611 में, ठीक है। सूरत वाली फैक्ट्री आती है 1613 में, ठीक है। 1613 में इसको परमिशन मिल जाती है, 1611 में यहाँ पे परमिशन मिल जाती है, लेकिन पहले ऑपरेशनल कौन सी हो जाती है? सूरत वाली, ठीक है। तो ये याद रखना है। उसके अलावा 1615 में दोबारा से सर थॉमस रो जो होते हैं वो इंडिया में आते हैं। थॉमस रो नहीं, सॉरी, टॉमस रो, स्पेलिंग ऐसे है थॉमस, और ना कहता वो खुद को टॉमस है, ठीक है। तो टॉमस रॉ जो होते हैं 2015 में दोबारा से इंडिया आते हैं। वो कंसेशन मांगते हैं कि हम जो है और फैक्ट्रीज जो है, ये सूरत वाली फैक्ट्री जो है इसके लिए कुछ कंसेशन जो है वो मांगे जाते हैं कि हमें थोड़े से कंसेशन जो है वो दे दो। और बेसिकली उसमें वही जो है कि हमें फोर्टिफाई करने दे दो अपनी फैक्ट्री, या इस तरीके के कंसेशन जो है जो मैंने आपको बताया था, पहले फोर्टिफाई करवाएंगे, देन धीरे धीरे उस पर आर्मी जो है वो एस्टेब्लिश करेंगे, देन धीरे धीरे उनके ऊपर अपने रूल जो है वो लगाना स्टार्ट कर देंगे जो फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, ठीक है। ये सारा पिछली स्टोरी में मैंने आपको समझा दिया। तो वो कंसेशंस मांगने के लिए कौन आया था? वो आया था सर टॉमस रॉ, ठीक है, ROE, ठीक है। हम इंडियंस की क्या आदत है, हम ना इसको थॉमस कहते हैं, ठीक है, थॉमस, लेकिन वो जो है वो खुद को टॉमस कहता है, टॉमस, TOMOS, ठीक है। वो ऐसे प्रोनाउंस करता है, इंडियन जो है वो उसको थॉमस कहते हैं, ठीक है। हम इंडियंस ने इनका ब्रिटिश वालों के साथ बड़ा बड़ा वो किया है, इनका जो है, सॉरी ब्रिटिश का नहीं, ये यूरोपियन एक वो था, बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है किंग होता है, वो यहाँ पे आता है, पूरी दुनिया को जीतता जीतता भारत में पहुंचता है। तो भारत वाले पूछते हैं इसका नाम क्या है, नाम क्या है तेरा? वो कहता है मेरा नाम है अलेक्जेंडर। कहता ओ अच्छा सिकंदर? कहता नहीं नहीं भाई अलेक्जेंडर। कहते सिकंदर। तो इंडियंस जो है, ये ब्रिटिश वाले जो है या यूरोपियंस जो है, ये भी आपसे बदला लेते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे एक राजा होता है चंद्रगुप्त, ठीक है, ये इंडियंस उसको कहते हैं चंद्रगुप्त। जब यूरोपियंस जब नाम पूछते हैं उसे चंद्रगुप्त से, वो कहता है मेरा नाम है चंद्रगुप्त। कहते ओ सैंड्रोकाटस, ठीक है, तो वो इसको सैंड्रोकाटस बुलाएंगे, तुम इनके अलेक्जेंडर को सिकंदर बुलाओगे, ठीक है। तो ये चलता है यहाँ पे। अब आओ, ये फैक्ट्रीज यहाँ पे कहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है, ब्रिटिश वाले। वेस्ट में ये जो फैक्ट्री जो है स्टैब्लिश की जाती है आगरा में, ठीक है, ये सारा आपका वेस्टर्न रीजन आएगा, ठीक है, ये सारा वेस्टर्न रीजन ही कहेंगे अंग्रेज इसको।
तो आगरा में, अहमदाबाद में, बड़ौदा में, सूरत में और बॉम्बे में, ठीक है। साउथ में फैक्ट्री कहां पे एस्टेब्लिश की जाती है? मसूलीपट्टनम में, मद्रास में, ठीक है, और उसके अलावा मद्रास में, ठीक है। और मद्रास में ही ये लोग जो है दो फोर्ट्स जो है वो एस्टेब्लिश करेंगे। एक है आपका सेंट जॉर्ज, GEORGE, सेंट जॉर्ज, और दूसरा फोर्ट ये यहां पे कौन सा एस्टेब्लिश करेंगे? फोर्ट डेविड। तो दो फोर्ट जो है ये यहाँ पे एस्टेब्लिश किए जाएंगे। एक फोर्ट जो है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा, इसके नोट्स भी मैंने आपको अलग से भेजे हैं, बंगाल में, ठीक है। तो वो अब ईस्ट की फैक्ट्रीज जो है वो देख लो, फिर बंगाल वाला फोर्ट जो है वो बताता हूँ। ईस्ट में आपकी फैक्ट्रीज जो है हरिहरपुर, ठीक है, और बलासौर, ये दोनों जगहें कहाँ पे हैं? ये यहाँ पे उड़ीसा में, ठीक है, हरिहरपुर और बलासौर। उसके अलावा पटना, हुगली, पटना आपको पता है बिहार वाले एरिया में, ठीक है, और बंगाल वाले एरिया में कहाँ पे फैक्ट्री जो है वो एस्टेब्लिश की जाएंगी? हुगली में, ढाका में और कासिम बाजार में, ठीक है। तो ये तीनों उस टाइम पे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये बांग्लादेश भी हमारा ही पार्ट हुआ करता, तो यहाँ पे ढाका जो है, ढाका और कासिम बाजार वो बांग्लादेश में पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे फैक्ट्रीज जो है ये एस्टेब्लिश की जाएगी। और 1990 में जो है जो आपका सतानुती जो है यहाँ पे जॉब चारनॉक जो है सतानुती में, यहीं पे जहां पे आज का कोलकाता है ना, कोलकाता आपका मिलके बना है 3 गांव से, ठीक है। कौन कौन से है वो गांव? सुतानुती, कालिकाता और गोविंदपुर, ठीक है। तो इन तीनों गांवों को बाद में मिला के जो है आपका कलकत्ता जो है वो बना दिया जाएगा, ठीक है। तो सुतानुती में जो है एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की जाती है 1990 में, किनके द्वारा? जॉब चारनॉक के द्वारा। तो इन तीनों को मिलके जो है 1700 के आसपास इन तीनों को मिला के सुतानुती और जो बाकी के जो दो मैंने आपको बताए कालिकता और गोविंदपुर, इन तीनों को मिला के बाद में आपका कलकत्ता जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। और 1700 में सर चार्ल्स आयर, इनके द्वारा जो है जो आपके पहले प्रेसिडेंट बनेंगे यहाँ के इस कंपनी के, इनके द्वारा जो है यहाँ पे फोर्ट विलियम जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा बंगाल में, फोर्ट विलियम, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है यूरोपियन जो है अपनी कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं इनके बाद आपके ये डेनमार्क वाले आते हैं, डेनिश लोग, ठीक है। तो इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये इस्टेब्लिश करते हैं 1616 में, ठीक है। 1616 में ये अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इस्टेब्लिश करते हैं। और दो इनकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज हैं, डेनिश के बारे में इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ब्रिटिश, पोर्चुगीज और फ्रेंच, ठीक है। ये तीनों जो है ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के ऊपर सवाल जो है वो ज्यादा आते हैं, ठीक है। बाकी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश होती है 1616 में, और ये दो फैक्ट्रीज जो है ये अपनी लगाते हैं। एक तमिलनाडु में एक जगह है ट्रैंक्यूबार, वहां पे, दूसरी ये जगह बनाते हैं अपनी श्रीरामपुर जो है, वहां पे ये जो है अपनी फैक्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं, और उसी को ये जो है अपनी कैपिटल जो है वो भी इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में क्या करते हैं, ये श्रीरामपुर में जो है सबसे पहले चर्चेस वगैरह जो है एस्टेब्लिश करते हैं, और बाद में इनका मन जो है वो धर्म की तरफ जो है या इनकी प्रीचिंग की तरफ जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो ये अपनी सारी कंपनी फैक्ट्रीज वगैरह जो है उनको बेच के ब्रिटिश वालों को बेच देते हैं, उनसे जो पैसे जो है वो इकट्ठे होते हैं उनसे अपने चर्चेस वगैरह जो है वो बनाने स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी तरीके से डेनिश भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ब्रिटिश हो गए, अब रह गए आपके फ्रेंच। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये एस्टेब्लिश करवाई जाती है कॉलबर्ट के द्वारा, COLBERT, कॉलबर्ट के द्वारा। कब? 1664 में, 1664 में कॉलबर्ट जो है ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं, किसकी परमिशन के साथ? लुई 14, लुई LOUIS, लुई 14, ठीक है। बोलते लुइस, लिखते लुइस है, बोलते लुई है, ठीक है। फ्रेंच वालों को पता नहीं क्या लास्ट वाला वर्ड जो है वो बोलते नहीं है, ठीक है। कोई भी इनकी कभी भी आपने वैसे मीम्स वगैरह भी देखे होंगे, ये क्या कहते हैं लास्ट का वर्ड जो है वो नहीं बोलते, ठीक है। तो अगर ये ग्लास ऑफ वाटर है ना तो इसको ये बोलेंगे ग्लास वाटर, ठीक है। तो ये इस तरीके से बोलते हैं, लास्ट वाला वर्ड जो है उसको बोलते ही नहीं है। तो होता क्या है कि इनकी पहली फैक्ट्री जो है, इनकी भी पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में एस्टेब्लिश होती है, ठीक है। सभी सूरत के पीछे पड़े हुए हैं। इनकी भी पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में एस्टेब्लिश होती है 1668 में, 1688, ठीक है। 1688 में पहली फैक्ट्री जो है सूरत में एस्टेब्लिश होती है। किनके द्वारा करवाई जाती है? देखो, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कॉलबर्ट के द्वारा बनवाई गई थी, लेकिन जो यहां पे जो फैक्ट्री एस्टेब्लिश होगी वो किसके द्वारा एस्टेब्लिश की जाएगी? फ्रांसिस कैरॉन,
FRANCISCARON, फ्रांसिस कैरन के द्वारा ये फैक्ट्री जो है ये एस्टेब्लिश करवाई जाती है। अगली फैक्ट्री जो इनकी बनती है वो बनती है मसूलीपट्टनम में, उसके बाद वाली बनती है पौंडीचेरी में। जो पौंडीचेरी फैक्ट्री जो है वो एस्टेब्लिश करवाई जाती है फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा, ठीक है। ये फ्रांसिस कैरन के द्वारा एस्टेब्लिश करवाई गई थी। वो वाली जो आपकी ये जो है पौंडीचेरी वाली जो है वो फ्रांसिस नहीं, फ्रैंकोइस, COIS, फ्रैंकोइस कैरन और फ्रैंकोइस मार्टिन। तो मार्टिन के द्वारा जो फैक्ट्री एस्टेब्लिश करवाई जाएगी वो पौंडीचेरी वाली होगी, सूरत वाली कौन करवाएगा? कैरन करवाएगा, ठीक है। और एक फाइनली एक लास्ट फैक्ट्री जो है, जो इंपॉर्टेंट लास्ट फैक्ट्री जो है वो चंद्रनगौर जो है वहां पे इनकी एस्टेब्लिश करवाई जाती है, ठीक है। अब इनका जो है जो पहला फ्रेंच गवर्नर जो इंडिया में आया था उसका नाम था ड्यूमास, DUMAS, ड्यूमास, DUMAS। ये पहला फ्रेंच गवर्नर जो था जो इंडिया में आता है। देन उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपको पता है, हमने उसके बारे में डिस्कस भी किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डुप्लेक्स, DUPLEIX, ठीक है, DUPLEIX। डुप्लेक्स जो है वो सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इनका फ्रेंच वालों का वो है क्या कहते हैं, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जो है वो है, ठीक है। अब ये किस तरीके से इंडिया के ऊपर जो है वो राज करेंगे, टीपू सुल्तान वाली स्टोरी जो है वो आगे वाली क्लासेस में आएगी। आज सिर्फ हम इतना कर रहे हैं कि किस तरीके से यूरोपियंस जो है, कमिंग ऑफ यूरोपियंस ही आज हम कर रहे हैं, ठीक है, कि यूरोपियंस किस तरीके से भारत में आए, कहां पे उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज जो थी वो एस्टेब्लिश की, और कहां पे कौन कौन से उनके इंपॉर्टेंट गवर्नर्स थे, ठीक है। फ्रेंच वालों का, ब्रिटिश वालों का एक बता दिया मैंने आपको, कैप्टन बेस्ट, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट आएंगे, हॉकिंस नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जहांगीर के पास परमिशन मांगने आता है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट जो आपके आते जाएंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आपको साथ के साथ करवा दिए जाएंगे, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड सवाल जो है वो क्या क्या आ सकते हैं वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताता गया हूं, ठीक है। कौन से गवर्नर ने कौन सी जो है पॉलिसी जो है वो अपनाई, कौन सा गवर्नर कौन से देश से बिलोंग करता था, ठीक है। चार गवर्नर्स के नाम दे देंगे, इधर 4 कंट्रीज के नाम दे देंगे। फ्रेंच के लिए कौन है, ठीक है, वो डुप्लेक्स है, वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा ड्यूमास जो है वो फ्रेंच का, ये पता होना चाहिए। किन का कौन सा वाला गवर्नर था वो सारे आपको पता होने चाहिए। जैसे उसके करवाए मैंने पोर्चुगीज के गवर्नर जो है वो करवाए, डेनिश और डेनमार्क डच और डेनिश जो है इनके कोई गवर्नर मैंने आपको नहीं करवाए क्योंकि ये सच इंपॉर्टेंट नहीं है और इनके ऊपर बहुत कम सवाल जो है वो पूछे जाते हैं और एज सच इनके ऊपर इतने सवाल जो है वो पूछे भी नहीं गए हैं। जो पूछने वाले सवाल जो है वो मैंने आपको कवर करवा दिए कि कहाँ पे इनकी कम फैक्ट्रीज जो थी वो स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। और इसी तरीके के आपके प्री पर्सपेक्टिव से और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक में से, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी इससे बाहर का इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाता, ठीक है। जितना पूछा जाता है वो सारा मैंने आपको कवर करवा दिया, ठीक है। अब बनाओ इसके नोट्स। जो ग्रुप बी वाले बच्चे जो है उनकी क्लास अब यहीं पे खत्म हो चुकी है, ठीक है। जो बाकी के बच्चे हैं वो अपने नोट्स जो है वो बनाने स्टार्ट करो।